क्रिप्टो फर्म जेनेसिस ने कुछ दिन पहले बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक लंबी फहरिस्त है कंपनियों की जो दिवालिया हुई हैं। क्रिप्टो विंटर में FTX एक बड़ी हेडलाइन बनी, लेकिन ये भी एक डोमिनो इफेक्ट था, एक चेन रिएक्शन। पिछला साल यानी 2022 क्रिप्टो इंडस्ट्री पर बहुत भारी गुजरा है और 11 बड़ी क्रिप्टो कंपनियों ने बैंकरप्सी फाइल की है। आज एक नजर इन्हीं कंपनियों पर डालते हैं जो बैंकरप्ट हुई और मार्केट में अनार्की फैली। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। लेट्स डाइव इन। सबसे पहले बात करते हैं टेराफॉर्म लैब्स की। सिंगापुर बेस्ड इस कंपनी ने टेरा USD बनाया और इसको अमेरिकी डॉलर से पैक किया। इस कंपनी ने अपना टोकन लूना भी बनाया हुआ था और फिर ये 2022 का पहला बड़ा कोलैप्स और स्कैंडल बनकर सामने आया, जिसने क्रिप्टो मार्केट में तबाही मचा दी। पिछले साल मई में टेरा USD की कीमत गिरी, बड़े पैमाने पर सेल ऑफ हुआ और सिर्फ 2 हफ्तों में कंपनी की वैल्यू $500 बिलियन कम हो गई। जलती पर तेल का काम टेराफॉर्म लैब्स के शरीक बानी डूके वॉन के वारंट गिरफ्तारी ने किया। जनूबी कोरिया के कानून नाफिज करने वाले इदारे मार्केट को मैनिपुलेट करने के इल्जाम में डूके वॉन की तलाश में लग गए। अब बात करते हैं अगली कंपनी की और ये है सेल्सियस नेटवर्क। ये कंपनी टेरा USD क्रैश की पहली कुर्बानी बनी। एक वक्त में सेल्सियस के पास $20 अरब के असासे थे। 2021 के आखिरी महीनों में इन्होंने $400 मिलियन के फंड्स भी इकट्ठे किए थे। सेल्सियस ने बैंक का किरदार अदा करते हुए अपने पास डिजिटल कॉइन जमा कराने वाले सार्फिन को 30% मुनाफा देने की ऑफर कर रखी थी। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की दुनिया में मौसर रेगुलेशन या कानून साजी ना होने की वजह से सार्फिन की अक्सरियत ऐसे ही अपना पैसा गंवा देती है, क्योंकि ऐसी कंपनियों ने यह जाहिर नहीं किया होता कि अगर सरमायाकार अपना पैसा वापस निकालेंगे तो इनके पास अदायगियों के लिए मुनासिब असासे मौजूद होंगे या नहीं होंगे, यानी लिक्विडिटी प्रॉब्लम। सेल्सियस पर गैर रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज फरोख्त करने का इल्जाम भी लगा। टेरा USD के गिरने के बाद सेल्सियस ने पैसे निकलवाने का अमल रोक दिया और फिर पिछले साल जून में उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल भी कर दिया। अब बात करते हैं वॉयजर डिजिटल और 3 एरोज कैपिटल की। क्रिप्टो लेंडर वॉयजर डिजिटल भी टेरा का आफ्टर शॉक निकला, लेकिन ये अपने डाउनफॉल में अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ 3 एरोज कैपिटल भी डूबा। वॉयजर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ काम कर रहा था और 3 एरोज कैपिटल भी इनमें से एक था। 3 एरोज कैपिटल ने वॉयजर से $665 मिलियन उधार लिए। 3 एरोज ने इस कर्जे से रिस्की बेट्स लगाई, यानी बुरी इन्वेस्टमेंट्स की, और वो भी इस उम्मीद पर कि मार्केट ऊपर ही की जानब जाने का रुझान बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन फिर टेरा USD ही नीचे गिरा और इसके पीछे लूना भी कोलैप्स हुआ और जब शॉक वेव मार्केट में फैली तो 3 एरोज की सरमायाकारी भी डूब गई। 3 एरोज ने जुलाई में बैंकरप्सी के लिए फाइल किया और वो वॉयजर से लिए गए कर्ज पर भी डिफॉल्ट कर गई। वॉयजर ने इसके बाद पैसे निकलवाने का अमल रोका, लेकिन इसकी किस्मत में भी वही कुछ लिखा था जो 3 एरोज के साथ हुआ। अब अगली कंपनी की तरफ आते हैं और इसका नाम है कोर साइंटिफिक। क्रिप्टो विंटर ने सिर्फ क्रिप्टो लेंडर्स या डिजिटल एसेट्स प्रोवाइडर्स को ही मुतासिर नहीं किया था। दिसंबर 2022 में बिटकॉइन माइनिंग फर्म कोर साइंटिफिक ने चैप्टर 11 बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। कुछ 2022 के मजमूई मुआशी हालात और कुछ क्रिप्टो कंपनियों के बैंकरप्ट होने से पिछले साल बिटकॉइन की कीमत ने बहुत ज्यादा गिरावट देखी। इस सब ने कोर साइंटिफिक के पेट पर भी लात मार दी और कंपनी के मुनाफा में बड़ी कमी वाक़ई हुई और उल्टा उन्हें 3 माह में $435 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इस माइनिंग फर्म ने एसेट्स 1.4 बिलियन और लायबिलिटी 1.3 बिलियन डिक्लेयर की। बैंकरप्सी हियरिंग से पहले अपने क्रेडिट से मुज़ाकरात भी इसने शुरू कर दिए थे। बैंकरप्सी फाइल करने के बावजूद ये कंपनी अब भी बिटकॉइन माइन कर रही है। बिटकॉइन नेटवर्क पर कंप्यूटिंग पावर का कोई 10% हिस्सा इसी कंपनी का बनता है। अब जिक्र करते हैं ब्लॉकफाई का। नवंबर 2022 खासा दिलचस्प और तबाहकुन महीना साबित हुआ था। इस महीने की शुरुआत हुई थी ब्लॉकफाई से। पिछले साल गर्मियों में
मार्केट में जो गिरावट चलती रही, इसके बायस ये क्रिप्टो बैंक कोलैप्स होने के करीब था। लेकिन इसको बचाने कौन आया? FTX का फाउंडर सैम बैंकमैन फ्राइड। इन साहब का जिक्र हम बाद में करते हैं। BlockFi को $400 मिलियन का बेल आउट मिला और वो भी उसके किसी काम ना आया। FTX नवंबर में क्रैश हुई और FTX पर इन्हिसार ने BlockFi को लाचार बना रखा था, मजबूर कर रखा था, उसके हाथ पांव बांध रखे थे। BlockFi के असासों का बड़ा हिस्सा सैम बैंकमैन फ्राइड की FTX और हेज फंड अल्मेडा रिसर्च से मुंसलिक था। बैंकरप्सी की कार्रवाई में यह बात भी सामने आई कि BlockFi कर्ज की दलदल में किस हद तक धंसा हुआ था। इसकी लायबिलिटीज $1 बिलियन से ज्यादा थी। सिक्योरिटीज कानून की खिलाफ वर्जी पर अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमेटी ने BlockFi पर $50 मिलियन जुर्माने भी आयद कर रखे थे। और अब बात करते हैं पिछले साल की यानी 2022 की सबसे बड़ी हेडलाइन की, सैम बैंकमैन फ्राइड की। 2022 में जितनी भी बैंकरप्सी फाइल हुई हैं उनमें FTX सबसे बड़ा कोलैप्स था। ये पहली बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज थी जो क्रैश हुई। और मजे की बात यह है कि इससे पहले जितनी भी बैंकरप्सी हुई थी उन सब के बीच में लोग FTX को एक मजबूत सहारे के तौर पर देखते रहे हैं। और वो गाना भी है ना, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ है। सैम बैंकमैन फ्राइड की एक्सचेंज की वैल्यू $32 बिलियन थी, $32 बिलियन। खैर ये पिछले साल का नवंबर ही था जिसमें FTX और सैम बैंकमैन फ्राइड के गड़बड़ घोटाले की खबरें बेनकाब होना शुरू हुई। SBF अपने हेज फंड अल्मेडा रिसर्च के जरिए सार्फिन का पैसा मुख्तलिफ बेट्स में लगा रहे थे और ये सब कुछ सार्फिन से उनकी मर्जी पूछे बगैर हो रहा था, विदाउट एनी कंसेंट। ये खबरें आना शुरू हुई तो उसका नेटिव टोकन FTT गिरने लगा और सब कुछ ताश के पत्तों की इमारत की तरह धड़ाम से नीचे आन गिरा। सैम बैंकमैन फ्राइड को इसके 1 माह बाद गिरफ्तार कर लिया गया और अब इसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जारी हैं। अब बात करते हैं बेबल फाइनेंस का। हांगकांग बेस्ड क्रिप्टो लेंडर बेबल फाइनेंस को बुनियादी तौर पर बेयर मार्केट ने मारा है, जिसमें लिक्विडिटी मुतासर हुई है। कंपनी को मुख्तलिफ ट्रेडिंग अकाउंट्स में नुकसान उठाना पड़ा। इसे 8000 बिटकॉइन और 56,000 इथेरियम का नुकसान हुआ और कस्टमर्स के फंड के कोई $280 मिलियन इसके डूब गए। इस कंपनी की तबाही की बुनियादी वजह मुनासिब रिस्क मैनेजमेंट ना करना है। अब अगली कंपनी का रुख करते हैं और बात करते हैं ZipMax की, जो थाईलैंड की एक क्रिप्टो एक्सचेंज है। बेबल फाइनेंस और सेल्सियस की जानब से 53 मिलियन के डिफॉल्ट के बाद ZipMax ने डेट रिलीफ के लिए फाइल किया था। इसके बाद ZipMax ने अपने प्लेटफॉर्म पर वो विड्रॉल्स भी रोक दिए थे, यानी पैसे निकलवाने का अमल भी रोक दिया था। सिंगापुर ने इस एक्सचेंज को 3 माह की क्रेडिटर प्रोटेक्शन मुहैया की है। इस दौरान ZipMax हुकाम से राब्ते में रहेगी, उनके साथ बातचीत करती रहेगी। बेबल फाइनेंस और सेल्सियस के कोलैप्स से होने वाले नुकसान से निकलने के लिए मुस्तकबिल का लाया अमल भी तैयार करेगी, कोई रोड मैप देगी। अब आखिर में बात करते हैं उसी कंपनी की जिससे हमने वीडियो का आगाज किया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो लेंडर जेनेसिस की, जिसकी जानब से ताज़ा तरीन बैंकरप्सी फाइल की गई है। जेनेसिस बुनियादी तौर पर FTX और 3 एरोज कैपिटल के डोमिनो फॉल की कड़ी है, उसी का एक सिलसिला है। इस कंपनी के 1 लाख से ज्यादा क्रेडिटर्स हैं और इसकी लायबिलिटीज 1.2 बिलियन से 11 बिलियन डॉलर तक बताई जाती है। ये बैंकरप्सी फाइलिंग इस वक्त सामने आई है जब अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जेनेसिस और उसके साबका शराकतदार जेमिनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इल्जाम इन पर भी गैर रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज बेचने का है। खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। कमेंट्स में आपकी राय का इंतजार रहेगा। आप ट्विटर पर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। और याद रहे, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता और ना ही मेरे पास कोई ऐसी डिग्री है कि मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस दूं, और ना ही मैं पैसे लेकर कोई ट्रेड करवाता हूं, और ना ही हमारा कोई व्हाट्सएप या कोई टेलीग्राम ग्रुप है। अगर कोई भी ऐसा बंदा आपसे हमारे हवाले से राब्ता करे तो उससे मुहतात रहें। और जैसा कि मेरे मोहतरम दोस्त मुकद्दस शहजाद भट्ट ने नसीहत की थी, वो भी मैं आपसे दोहराता चलूं कि यहाँ पर मसलन इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जालसाजों से होशियार रहें। मेरा या क्रिप्टो बाबा के प्लेटफॉर्म का नाम लेकर कोई आपसे पैसे ले या कहीं पैसे लगाने का कहे तो उसके झांसे में प्लीज मत आइएगा।
बाकी हमारे से जुड़े रहिएगा, आपके कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं काम करने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।